नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। देखिए, काफ़ी समय बाद ये क्लास हो रही है दोबारा से स्टार्ट, उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट डेट है एग्ज़ाम की, जब भी आए, मई लास्ट में, जून में, तो ये जो 1-2 महीने बचे हुए हैं, जहाँ तक है जून तक ही आ जाए डेट, तो इसमें आपको प्रिपरेशन बनाए रखना है। और जो क्लासेस रोक दी गई थी बीच में, तो अब हम दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं और ये अब लगातार चलेंगी। रेगुलर तो नहीं, लेकिन हर 1 या 2 दिन में क्लासेस आती रहेंगी, तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें पढ़ते रहेंगे और एग्ज़ाम तक लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर होते रहेंगे। ठीक, और जो आपकी अपनी तैयारी है वो बनाए रखिए। जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप, सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन रहता है 70 क्वेश्चन, उसके प्रिपरेशन आप बनाए रखिए। तो फिलहाल हम आज देखने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी उत्तराखंड एग्जाम्स रिलेटेड। प्लस यहाँ पर कुछ पीडीएफ वगैरह भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चैनल का जो नेम है वही ग्रुप का नेम है, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो, GOV एग्जाम इन्फो। तो खैर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हिंदी में है, तो जो वर्ड समझ में नहीं आएंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप कमेंट करके पूछ लेना अगर कुछ छूट जाता है तो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो बेसिकली यही पूछा गया है कि जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी से संबंधित है, लेकिन जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि ये सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी से संबंधित है। दूसरा, केवल शैक्षिक संस्थितियों में जो ह्यूमन बिहेवियर है, शैक्षिक संस्थितियाँ मतलब जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट कह लीजिए, इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, या फिर एक तरह से स्कूल, जो शैक्षिक परिस्थितियाँ या फिर एजुकेशनल एनवायरनमेंट है उससे में जो ह्यूमन का बिहेवियर है उससे संबंधित है, या फिर बोथ, A एंड B बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपने गैस भी कर लिया होगा, यानी कि साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, लेकिन जब उसमें एजुकेशन ऐड हो जाता है तो ये होगा आपका केवल शैक्षिक संस्थितियों में नहीं, लेकिन शैक्षिक संस्थितियों में ह्यूमन बिहेवियर प्लस जो ह्यूमन का बिहेवियर है इसके स्टडी, दोनों को मिलाकर जो होता है वो होता है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। इसको अच्छे से समझा देता हूँ मैं एक बार। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन है वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट में लर्न कैसे करता है और जो एकेडमिक एक्टिविटी है उसे इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, यही चीज़ हम सीखते हैं। और साइकोलॉजी क्या होता है, इन चीज़ों में ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो क्या है, तो दोनों को मिला के जो चीज़ बनती है वो होता है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, A एंड B बोथ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है। तो ये कुछ साइकोलॉजी के यहाँ पर मेथड्स बताए गए हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं है पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। एक तो पहला है आपका कंपैरिजन मेथड, दूसरा है आपका एक्सपेरिमेंट मेथड, दूसरा है आपका व्यक्ति इतिहास पद्धति, और इसके बाद है विकासात्मक पद्धति। ठीक है, तो ये 4 हैं आपके। इसमें से जो डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं है पूछा गया है, तो देखिए डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, जिसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है और ऑब्जर्व करके उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, अच्छे से उसमें चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है, यही होता है आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड। कंपैरिजन में भी चीज़ों को कंपेयर करके उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। ठीक है, व्यक्ति इतिहास पद्धति ये भी चीज़ सही है, ये भी डिस्क्रिप्टिव मेथड है, और विकासात्मक पद्धति भी है। लेकिन जो प्रयोगात्मक पद्धति है ये डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, इस डिस्क्रिप्टिव मेथड में एक जो इंपॉर्टेंट टूल होता है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन भी 2 तरह के होते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड में। साइकोलॉजी के अध्याय में, यानी साइकोलॉजी में जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है उसकी बात कर रहा हूँ, 2 तरह के होते हैं। पहला है आपका फॉर्मल, दूसरा है आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल में प्लानिंग होता है, रिकॉर्ड बहुत अच्छे से रखा जाता है। ठीक है, फॉर्मल आप समझ गए होंगे। फॉर्मल में जो भी एक्टिविटी है या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन है उसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से की जाती है, और उसका जो रिकॉर्ड है पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ रखा जाता है। दूसरा आपका इनफॉर्मल है, जिसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई उसका कह सकते हैं तैयारी नहीं की जाती है, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। जैसे कि आप चलते फिरते किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये होता है आपका इनफॉर्मल। और ये डिस्क्रिप्टिव मेथड के 2 टाइप्स हैं, या फिर माफ़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड में ऑब्जर्वेशन टूल जो है उसके 2 टाइप है, इनफॉर्मल और फॉर्मल।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रयोगात्मक विधि जो है आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं है। इसके बाद है आपका मूल्यांकन का क्षेत्र है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा है, सीमित है, असीमित है, संकुचित है या फिर व्यापक है। तो जाहिर सी बात है व्यापक है, जनरलाइज्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल्यांकन को मापने की विधि है। यानी कि जो इवेल्यूएशन है, जो मूल्यांकन होता है उसको किस तरह से मेज़र किया जाता है, उसकी कौन सी विधियाँ हैं। तो दिया गया है 4 ऑप्शन। पहला है परिमाणात्मक विधि जिसे कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। दूसरा आपका गुणात्मक जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड। बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इवोल्यूशन है उसके मेजरमेंट के जो मेथड है वो कौन सा होगा, दोनों ही होगा, पहले भी पढ़ा है आई थिंक। तो उपरोक्त ए और बी दोनों। ये होता क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड की बात करें तो जो स्कूल लेवल पर एग्जाम्स होते हैं या टेस्ट होते हैं या ओरल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी परिमाणात्मक विधि में आता है। किसके, इवोल्यूशन की जो मापन विधि है उसमें जो चीज़ें स्कूल लेवल पर होते हैं, जैसे कि ओरल हो गया, रिटर्न हो गया या फिर एक्सपेरिमेंट्स हो गए जो स्कूल लेवल पर कराए जाते हैं, तो वो होता है आपका परिमाणात्मक विधि। इसके बाद आता है आपका गुणात्मक विधि। गुणात्मक विधि की बात करें तो जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है या फिर कंटेम्पलेशन कह लीजिए, अवलोकन जिसे कहते हैं हिंदी में, तो ये सारी चीज़ें होता है गुणात्मक विधि में। इसके अलावा इसमें इवेंट डिस्क्रिप्शन होता है, इंटरव्यू होता है, तो ये होता है आपका गुणात्मक विधि में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। ऑप्शंस हैं, शिक्षण के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। इसके अलावा शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, नॉलेज एक्सपीरियंसेस दैट मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल, ये है दूसरा ऑप्शन। तीसरा यहाँ पर है, ऊपर दिया गया होगा इसको, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो अभी हमने देखा शिक्षण का मूल्यांकन, इसका मतलब है जो टीचिंग असेसमेंट है वो, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि शिक्षण प्रक्रिया के अंग क्या है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो भी होता है टीचिंग का। उसके अलावा जो इसको इफ़ेक्टिव बनाने वाले जो ज्ञानानुभव जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपीरियंस कह सकते हैं, ज्ञानानुभव, वो चीज़ हो गया। इसके अलावा जो इवोल्यूशन है ये तो है ही, और उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस पर आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑप्शन है, जो बालकों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती है, क्या ये होगा। बी ऑप्शन है, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को यानी कि लर्निंग को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है, क्या ये है इसका मूल उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो विद्यार्थी की योग्यता है और उनकी जो क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए उनके सीखे जाने के जो संबंधित बातें हैं उसको, ये चीज़ इसका मूल जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है कि उसके बारे में बताता है और इन चीज़ों को सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि जो स्टूडेंट है उनकी क्षमता क्या है और उनके द्वारा जो सीखा जा रहा है उससे संबंधित चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्टिव तरीके से बताता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, क्या ये कठिनाई है। या फिर ऑप्शन बी, मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं। सी है, मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लगा, वैसे इसका आंसर जो था दिया गया वो था ऑप्शन सी। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। वैसे सी ही होना चाहिए जहाँ तक है। तो जिनको इसका परफेक्ट आंसर है वो बता सकते हैं, जिनको मालूम है।
एक्सप्लेनेशन के साथ, तो सी इसका राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक। इसके बाद देखिए शिक्षा का संबंध है। शिक्षा का संबंध किससे होगा? शिक्षा के उद्देश्यों से या फिर शिक्षार्थी व शिक्षक से। और इसमें अगला जो ऑप्शन है नीचे दिया गया है, कक्षा, पर्यावरण और वातावरण यानी कि जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है उससे, या फिर उपरोक्त सभी से। तो ये भी उपरोक्त सभी होगा, यानी कि क्लासरूम एनवायरनमेंट हो गया, प्लस यहाँ पर टीचर और जो स्टूडेंट है शिक्षार्थी व शिक्षक से। इसके अलावा शिक्षा की जो ऑब्जेक्टिव है उससे शिक्षा का संबंध है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, जो इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं साइकोलॉजिस्ट द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ई वॉटसन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इन्होंने ही कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इसका मतलब होता है साइकोलॉजी इज ए प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ऑप्शन ई ए इसका राइट आंसर है, ई वॉटसन। इसके बाद है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का मतलब होता है अनकॉन्शियस माइंड जो होता है उसका जो स्टडी है वो किया जाता है, किस विधि द्वारा बेसिकली पूछा गया है। तो ये 4 विधियाँ दी गई हैं, इनमें से जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका स्टडी किस विधि से किया जाता है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है राइट आंसर, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। तो ये जो मनोविश्लेषण विधि है जिसे कहते हैं साइको एनालिसिस, ये होता क्या है? बेसिकली ये सेट ऑफ थ्योरी है जो अनकॉन्शियस, एक थ्योरी कह लीजिए इसे, या सेट ऑफ थ्योरी कह लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई हैं। तो ये सेट ऑफ थ्योरी है जो अनकॉन्शियस माइंड के स्टडी करने के लिए इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे मनोविश्लेषण विधि या फिर साइको एनालिसिस मेथड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता। और इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो भी इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, थ्योरीज दी गई होती हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रॉयड। ऑप्शन इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्रॉयड। अर्ली 1890s में इन्होंने ये चीज़ डेवलप की थी, या फिर इसको प्रोपाउंड किया था कह सकते हैं। और ये हैं कौन? ऑस्ट्रेलिया के ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणात्मक यानी कि साइको एनालिसिस प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रॉयड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में प्राचीनतम विधि है, तो कौन सा होगा इनमें से? देखिए अंतर्दर्शन विधि की सबसे प्राचीनतम विधि मानी जाती है साइकोलॉजी की जो स्टडी है उसमें, साइकोलॉजी स्टडी मेथड जो है उसमें से जो अंतर्दर्शन विधि है वो सबसे पुरानी मानी जाती है। एंडोस्कोपी जिसे कहते हैं, समझ में नहीं आया जिनको, अंतर्दर्शन विधि एंडोस्कोपी मेथड जो है, इसके प्रवर्तक कौन थे अगर कभी पूछ लिया जाए तो विलियम वुंट थे इसके प्रवर्तक। ठीक है, विलियम वुंट और टिंचमेंट जो है उन दोनों ने इसको प्रोपाउंड किया था या फिर इसको बताया था अंतर्दर्शन विधि के बारे में। और इस मेथड में होता क्या है, जैसे नाम से आप समझ पा रहे होंगे, अंतर्दर्शन मतलब खुद का जो बिहेवियर है उसका ऑब्जर्वेशन, ये होता है आपका अंतर्दर्शन विधि। ठीक, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें पूछा गया है कि वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, किसी इसका निर्माण किया था? ये 4 मेथड दिए गए हैं टीचिंग के, इसमें पूछा गया है कि वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया। तो क्वेश्चनियर जो था वो वुडवर्थ ने सबसे पहले डेवलप किया था, इसका निर्माण किया था, प्रश्नावली जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में पूछा गया है कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा केस स्टडी। केस स्टडी जो होता है वो जो चाइल्ड है उसके इंडिविजुअल स्टडी के जो साइकोलॉजिकल मेथड है वो होता है आपका केस स्टडी। देखिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे वो चाइल्ड हो, चाइल्ड ग्रुप्स हो, या फिर कोई इवेंट हो, उसका जो एनालिसिस होता है वो होता है आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जिसमें मैंने बताया चाइल्ड ग्रुप्स हो गया, कोई इवेंट हो गया, उसका जो एनालिसिस होता है उसे कहते हैं केस स्टडी या फिर इंडिविजुअल केस स्टडी। ठीक है, तो यही होता है, यही पूछा गया बालक की व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है, तो होगा आपका केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछा गया है कि
वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। क्या है? तो ये है आपका व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछा गया कि एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होता है। तो जो ग्रुप है उसको स्टडी करने के लिए जो चीज़ यूज़ लाया जाता है वो कौन सी विधि है? क्या प्रश्नावली विधि है, इंटरव्यू होगा, व्यक्ति इतिहास विधि, या फिर समाज विधि, सोशियोमेट्री जो होता है? तो इन चारों में से कौन सा होगा? देखिए, सोशियोमेट्री विधि होगा, जाहिर सी बात है। समाज में जो सोशियोमेट्री मेथड है इसमें ही एक ग्रुप का जो स्टडी है वो किया जा सकता है। सोशियोमेट्री विधि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद है 17वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी मुझे डाउटफुल लगा है। वैसे इसका आंसर जो दिया गया है ऑप्शन बी है। तो आपको क्या लगता है ये बता सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को अच्छे से मालूम है तो। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है पूछा गया है, तो शैक्षिक मूल्यांकन ही दिया गया था, ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। तो किंडरगार्टन तो है, डॉल्टन विधि भी, और मॉन्टेसरी व्याख्यान विधि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए व्याख्यान विधि मतलब जो लेक्चर मेथड होता है, ठीक है, वही चीज़ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? क्या ये लचीलापन नहीं है इसमें, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये संकुचित है, कंप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है, इसमें व्यापकता नहीं है, ये जनरलाइज्ड नहीं है, क्या ये सही है पूछा गया है। और डी है यहाँ पर, ये सर्वव्यापी है, यानी कि जनरलाइज्ड है और सार्वभौमिक भी है। इसे कहते हैं सर्वव्यापी, और सार्वभौमिक का मतलब है यूबिक्विटस और यूनिवर्सल, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो यही इसका राइट आंसर है, पढ़ा भी है हमने। तो ये सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी, ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है कि ये सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी। और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है। पहला ऑप्शन है एक और जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। बिल्कुल सही है, ये तो ये स्टेटमेंट देखने में तो सही लग रहा है। दूसरा है यहाँ पर एक और जहाँ यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी। तो जो चाइल्ड है उसके बिहेवियर पर तो डीपली स्टडी करता है साइकोलॉजी की जो प्रकृति है, लेकिन जो प्रौढ़ यानी कि जो बड़े हैं उनकी भी बिहेवियर की स्टडी करता है शिक्षा पर और शिक्षा पर भी, ठीक है, एजुकेशन पर भी। दूसरा यहाँ पर सी, तीसरा ऑप्शन है सी, एक और जहाँ इसका संबंध है लड़कियों के व्यवहार और उसके अनुरूप शिक्षा पर विचार करना है वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी। तो ये भी सही है, यानी कि सभी की शिक्षा, लड़की लड़के सभी के जो मनोविज्ञान है वो स्टडी करता है सभी के बिहेवियर को और उनकी शिक्षा पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वैसे इसमें कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि सारी चीज़ इसमें सही लग रही है। अगर डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी नहीं होता तो इसमें डाउटफुल हो जाता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। तो बस आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दें, और जो एक आध क्वेश्चन यहाँ पर डाउटफुल थे उसको मेंशन करें आपको उसके बारे में क्या पता है। जैसे ये था शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है पूछा गया था। देखिए लर्निंग प्रोसेस तो होता है, सीखने की प्रक्रिया तो होता है, इसमें व्यक्तित्व का व्यवस्थापन भी होता है। आई थिंक इन दोनों में थोड़ा डाउट है तो इसको देख लेना। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। कोई डाउट है फिर भी तो पूछ लीजिएगा, और कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी पूछ लीजिएगा। तो इसका जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सभी के साथ इसको शेयर भी करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।